हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, इस चैप्टर को अभी हम पूरा इस वन ऑफ द बेस्ट नोट्स के साथ समझने वाले हैं। इस नोट से आप पढ़ोगे ना तो इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, अभी हम इस चैप्टर को पूरा इस वीडियो में समझेंगे। देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर एक टाइमलाइन दिखाया गया है। ये जो टाइमलाइन है ये 1440 से लेकर 1890 तक का दिखाया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटी है। वो सारी घटनाओं को यहाँ पर दिया गया है और यही सब जो घटनाएं हैं, यही सब घटनाओं के बारे में ही अभी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए एक बार हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 1498 में जो वास्को डी गामा था ये कैलीकट आया था। कैलीकट कहाँ पर है? कोझिकोड नामक एक जगह पर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा कैलीकट कब आया था? तो 1498 में आया था। इसके बाद 1560 में क्या होता है कि गोवा में इंक्विजिशन इस्टेब्लिशमेंट होता है। अब ये इंक्विजिशन क्या होता है, ये जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देन 1612 से लेकर 1690 तक क्या होता है? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशेस ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता इन सब जगहों पे ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, आगे फिर यहाँ पर दिया गया है 1674 में द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट पौंडीचेरी में सेटअप करती है। देन 1741 में डच लोग हार जाते हैं। एक बैटल ऑफ कुलाइचल होता है जिसमें जो डच लोग हैं ये लोग हारते हैं। आगे फिर यहाँ पर है 1746 से 1763 के बीच में क्या होता है कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में एक कार्नेटिक वॉर्स होता है। देन आगे यहाँ पर दिखाया गया है कि इसी दोनों के बीच में देखो 1757 आएगा। 1757 में ब्रिटिश लोग बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं। देन 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स होता है, जिसमें मराठा पावर ख़त्म हो जाता है। मराठा पावर्स का यहाँ पर एंड हो जाता है। आगे फिर यहाँ पर दिखाया गया है 1829 से 1830 तक में क्या होता है? द खासी अपराइजिंग, जो कि ये कहाँ पर है? खासी, ये आज के मेघालय में है। मतलब खासी में अपराइजिंग होती है, खासी का अपराइजिंग होता है। देन 1835 में मैक्यूलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन आता है। मतलब मैक्यूले का एजुकेशन आता है जिसमें इंग्लिश को कंपलसरी बनाया जाता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में आगे। देन इसके बाद की घटना दी गई है 1848 टू 49 में दिया गया है कि फॉल ऑफ सिख अम्पायर। सिख अम्पायर का फॉल होता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्सेस पंजाब। देन 1857 में द ग्रेट इंडियन रिवॉल्यूशन होता है। एंड लास्टली 1858 की यहाँ पर एक घटना दी गई है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म किया और ब्रिटिश राज की शुरुआत करी। सो आई होप आपको ये वाली जो टाइमलाइन है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड द फ्रेज ज्वेल इन द क्राउन मीन। ये जो फ्रेज है ज्वेल इन द क्राउन, इस फ्रेज का क्या मतलब होता है? तो ये जो फ्रेज है ज्वेल इन द क्राउन, इस फ्रेज का मतलब होता है कि इंडिया वाज द मोस्ट प्रीसियस एंड वैल्यूएबल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कि जो इंडिया थी ये एक मोस्ट प्रीसियस और वैल्यूएबल कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, व्हाट इज़ कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का क्या मतलब होता है? देखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये ज़रूर पूछा जाएगा। कॉलोनिज्म क्या होता है? तो कॉलोनिज्म का यहाँ पर दो डेफिनेशन दिया गया है। पहला डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा गया है कि कॉलोनिज्म मीन्स व्हेन वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ओवर अनदर रीजन एंड इम्पोजेज इट्स ऑन सिस्टम। कॉलोनिज्म का मतलब होता है कि जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे रीजन या कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर ले और वहाँ पर वो अपना सिस्टम इम्पोज कर दे, तो इसको कॉलोनिज्म कहते हैं। एक अलग तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो अपना सेटलमेंट बना लेते हैं किसी दूसरे कंट्री के ऊपर और वहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम इम्पोज कर देते हैं, तो इसको भी हम कॉलोनिज्म कहते हैं। अब आगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ एज ऑफ कॉलोनिज्म। अब एज ऑफ कॉलोनिज्म क्या होता है? तो द एज ऑफ कॉलोनिज्म रेफर्स टू यूरोप्स पीरियड ऑफ एक्सपेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th सेंचुरी।
एज ऑफ कोलिज्म का मतलब होता है यूरोप के पीरियड का एक्सपेंशन, जो कि ये 15th सेंचुरी से शुरू हुआ था। विद इन अ फ्यू सेंचुरीज, कुछ ही सेंचुरीज में यूरोपियन कंट्रोल स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियन ने वर्ल्ड के एक लार्ज पार्ट में अपना कंट्रोल फैला लिया। फिर आगे है यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस एंड द नीदरलैंड्स इस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जैसे ये सब जो कंट्रीज़ थे स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। दे क्रिएटेड कॉलोनीज अक्रॉस। इन लोगों ने कॉलोनीज कहाँ कहाँ पर बनाए, तो अफ्रीका में बनाए, एशिया में बनाए, अमेरिकाज में बनाए, ऑस्ट्रेलिया में बनाए और बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड्स में भी बनाए। आगे फिर यहाँ पर दिया गया है मोस्ट ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट हैपन थ्रू मिलिट्री कॉम्पैक्ट्स। ज़्यादातर इन लोगों ने ये जो जीत हासिल करा ये मिलिट्री कॉम्पैक्ट्स के थ्रू हासिल करा, जिसमें मैस्करी शामिल था या फिर नेटिव लोगों को गुलाम बनाया जाता था। एक क्वेश्चन यहाँ पर और दिया गया है, वाई यूरोपियन नेशंस स्टार्ट दिस कॉम्पैक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने ये जो मिलिट्री कॉम्पैक्ट शुरू करा, तो ये यूरोपियन नेशंस ने क्यों शुरू करा होगा, क्यों यूरोपियन नेशंस ने ये मिलिट्री कॉम्पैक्ट शुरू करा? तो इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे पहला रीज़न दिया गया है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन गेव इकोनॉमिक बेनिफिट्स। टेरिटोरियल एक्सपेंशन से इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलती थी, जैसे कि नए रिसोर्सेज, मार्केट्स और ट्रेड रूट्स मिलते थे। समटाइम्स एक्सपेंशन हैपेंड सिंपली फॉर प्लंडर। कभी कभी तो ये जो एक्सपेंशन थे ये इसलिए करते थे ताकि वो वहाँ पे जाके लूट सके, लूट के इरादे से ये एक्सपेंशन बढ़ाते थे। फिर है कन्वर्टिंग इंडिजीनियस पीपल फॉर क्रिश्चियनिटी वाज अनदर स्ट्रॉन्ग रीज़न। एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि ये जो इंडिजीनियस लोग थे उनको क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए भी ये लोग अपना कॉम्पैक्ट चलाते थे यूरोपियन नेशंस। आगे फिर यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लोरिंग न्यू लैंड्स एंड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी एंड नेचर। और ये कॉम्पैक्ट्स इसलिए भी वो करते थे ताकि नए लैंड्स को वो खोज सके और साथ ही ज्योग्राफी और नेचर के नॉलेज को वो बढ़ा सके। क्वेश्चन आगे फिर है, हाउ डिड द कोलोनाइजर्स डिस्क्राइब द कोलोनाइज्ड पीपल। ये जो कोलोनाइजर्स होते थे ये लोग कोलोनाइज्ड लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते थे? तो दिया गया है कि द कोलोनाइज्ड पीपल वे आर डिस्क्राइब्ड बाय द कोलोनाइजर्स एज सैवेज, प्रिमिटिव और बारबरिक। कोलोनाइज्ड लोग कोलोनाइजर्स को सैवेज, प्रिमिटिव और बारबरिक कहते थे। आगे एक क्वेश्चन यहाँ पर और दिया गया है, व्हाट फैक्टर्स बिहाइंड रैपिड वर्ल्ड वाइड डीकोलोनाइजेशन। रैपिड वर्ल्ड वाइड डीकोलोनाइजेशन के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे? कहने का मतलब है जो कोलोनाइजर्स किसी के ऊपर कब्जा करके रखे हुए थे तो धीरे धीरे वो कब्जा ख़त्म होते गया, तो इसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स थे? तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन पावर्स इकोनॉमिकली कमज़ोर होते गया, साथ ही साथ उसकी मिलिट्री पावर भी कमज़ोर होती गई। साथ ही ज़्यादातर जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थे उन लोगों को आज़ादी मिल चुकी थी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। हालांकि ये जो फैक्टर्स है ये वर्ल्ड वाइड का यहाँ पर बात करा गया था, तो ये वर्ल्ड वाइड फैक्टर है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इस चैप्टर में इंडिया के एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर अगला टॉपिक दिया गया है यूरोपियंस इन इंडिया। यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया ट्रेडेड विथ ग्रीक्स एंड रोमन्स ओवर 2000 ईयर्स एगो। इंडिया ने ग्रीक्स और रोमन्स के साथ लगभग 2000 साल पहले ट्रेड करा। इंडियन गुड्स लाइक स्पाइसेस, कॉटन, आइवोरी, जैम, सैंडलवुड, टीक वुड एंड वुड्स स्टील वेयर वेरी पॉपुलर इन द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। ये सब जो इंडियन गुड्स थे ये सब सारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में। अनटिल द 16th सेंचुरी CE, 16th सेंचुरी CE तक इंडिया वॉज अ वाइब्रेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर। इंडिया एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर थी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन एंगस मैडिसन्स एस्टिमेट्स, हिस्टोरियन एंगस मैडिसन्स के एस्टिमेट के अनुसार इंडिया कंट्रीब्यूटेड एट लीस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड GDP। इंडिया पूरे वर्ल्ड की GDP का लगभग 1/4 कंट्रीब्यूट करता था, कम से कम 1/4 पूरे वर्ल्ड के GDP का इंडिया उस समय कंट्रीब्यूट करता था। एंड वॉज द 2 बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विथ चाइना। और पूरी दुनिया का चाइना के साथ ये दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री में से एक था।
नेक्स्ट अब आगे का टॉपिक दिया गया है द पोर्तुगीज कॉमर्स एंड एट्रोसिटीज़। यहाँ पर ये जो कॉमर्स है, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड और एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है जुल्म या फिर अत्याचार। सो यहाँ पर दिया गया है वास्को डी गामाज अराइवल एट कप्पड़ इन मई 1498। वास्को डी गामा कप्पड़ मई 1498 में आता है और यहीं से यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की शुरुआत होती है इंडिया में। आगे है एल्दो ही वॉज वेल रिसीव्ड। जब वो आता है तो उसका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करा जाता है। बट हिज एग्रेसिव मैथड्स फेल टू इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद लोकल रूलर्स। लेकिन इसका जो एग्रेसिव मैथड्स रहता है, इस एग्रेसिव मैथड के वजह से ये लोकल रूलर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। आगे है द पोर्तुगीज कैप्चर स्ट्रेटजिक पोर्ट्स इंक्लूडिंग गोवा। ये जो पोर्तुगीज लोग थे, इन लोगों ने स्ट्रेटजिक पोर्ट्स को कैप्चर करा जिसमें गोवा भी शामिल है। विच बिकेम देयर कॉलोनीज कैपिटल, जो कि इनके कॉलोनी का ये कैपिटल बना। एंड सेवरल ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश्ड इन द मालाबार एंड कोरामंडल कोस्ट। और साथ ही इन लोगों ने कुछ ट्रेडिंग पोस्ट भी इस्टेब्लिश्ड करा मालाबार और कोरामंडल कोस्ट में। ठीक है, आगे यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है जिसका नाम है कार्ड्स सिस्टम। ये क्या होता है कार्ड सिस्टम? तो द पोर्तुगीज इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम। पोर्तुगीज लोगों ने एक प्रकार का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, एक प्रकार का सिस्टम लागू किया जिसको कार्ड्स बोला गया। इस सिस्टम के अनुसार ऑल शिप्स इन द अरेबियन सी हैड टू बाय पोर्तुगीज परमिट्स फॉर नेविगेशन, यानी कि सेलिंग के लिए। तो इस सिस्टम के अनुसार, यानी कि इस कार्ड सिस्टम के अनुसार जितने भी शिप्स आते थे अरेबियन सी में, तो उन्हें पोर्तुगीज से परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, पोर्तुगीज के परमिट जो है खरीदना पड़ता था ताकि वो सेलिंग यानी कि नेविगेशन जो है वो कर सके। शिप्स विदाउट दिस परमिट्स वेर कैप्चर्ड। अगर कोई शिप्स बिना परमिट के आता तो उसको कैप्चर कर लिया जाता, मतलब उस शिप को कैप्चर कर लिया जाता था। नेक्स्ट आगे यहाँ पर दिया गया है तो गोवा इंक्विजिशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1560। गोवा इंक्विजिशन ये इस्टेब्लिश्ड होता है 1560 में। इस इंक्विजिशन के अकॉर्डिंग पीपल वेयर फोर्स्ड टू बिकम क्रिश्चियन। इस गोवा इंक्विजिशन के अकॉर्डिंग लोगों को ज़बरदस्ती से क्रिश्चियन बनाने के लिए फोर्स करा जाता था। एंड मैनी हिंदू टेम्पल्स वेयर डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ भी दिया गया। द गोवा इंक्विजिशन वाज एबोलिश्ड इन 1812। ये जो गोवा इंक्विजिशन है इसको 1812 में ख़त्म कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखना। पहली चीज़ कि गोवा इंक्विजिशन कब इस्टेब्लिश्ड होता है 1560 में, कब गोवा इंक्विजिशन एबोलिश्ड होता है 1812 में, गोवा इंक्विजिशन क्या था, तो इसमें ज़बरदस्ती से लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाता था, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ दिए गए। ये सब सारा आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट अब आगे का टॉपिक है द डच कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन। सो यहाँ पर दिया गया है द डच अराइव्ड इन इंडिया इन द अर्ली 17th सेंचुरी। ये जो डच लोग थे ये लोग भारत में आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में। अनलाइक द पोर्तुगीज से बिल्कुल अलग, द डच डिड नॉट फोकस ऑन स्प्रेडिंग रिलीजन और कैप्चरिंग लैंड। जैसे कि हमने पोर्तुगीज के केस में पढ़ा था कि ये लोग क्या करते थे, ये रिलीजन फैलाते थे और लैंड पर कैप्चर करते थे पोर्तुगीज लोग। लेकिन डच लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। इंस्टेड दे फोकस्ड ओनली ऑन ट्रेड। इन लोगों ने क्या करा, जो डच लोग थे इन लोग ट्रेड पर फोकस करे, स्पेशली ऑन कंट्रोलिंग द स्पाइस बिजनेस। खास करके स्पाइसेस के बिजनेस में, यानी मसालों के बिजनेस में इन लोगों ने कंट्रोल करा। आगे है दे सेटअप द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिल्ड ट्रेडिंग पोस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करा और बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट भी इन्होंने बनाए भारत के डिफरेंट पार्ट्स में। देयर ट्रेडिंग पोस्ट वेयर ऑन द, जैसे अब यहाँ पर दिया गया एग्जांपल कि इनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी वो वेस्ट कोस्ट में कहाँ पर थी, तो जैसे सूरत में थी, भरूच में थी और कोचीन में थी। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट वेस्ट कोस्ट में कहाँ पर बनाया, तो सूरत में बनाया था, भरूच में बनाया था और कोचीन बनाया था। ये वेस्ट कोस्ट की बात की गई है। वहीं ईस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट कोस्ट में इन लोगों ने नागापट्टिनम और मसूलीपट्टनम में अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था। आगे है देयर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस वाज इन केरलाज मालाबार रीजन। इनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस था ये केरला के मालाबार रीजन में था।
वेयर दे डिस्प्लेड द पोर्तुगीज फ्रॉम सेवरल ट्रेडिंग पोस्ट, जहाँ पर पोर्तुगीज के वहाँ पर कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स थे उसको भी उन लोगों ने हटा दिया। द डच प्रेजेंस इन इंडिया वॉज लिमिटेड एंड डिक्लाइंड आफ्टर 1741, और जो डच की प्रेजेंस थी भारत में ये लिमिटेड थी। याद रखना, डच की जो प्रेजेंस थी भारत में वो लिमिटेड थी और 1741 के बाद फिर ये कम भी होने लगी। आगे फिर दिया गया है इन द बैटल ऑफ कुलाइचल इन 1741 में एक बैटल ऑफ कुलाइचल होता है जिसमें जो किंग मराठंडा वर्मा था, जो कि ये ट्रैवनकोर का राजा था, मराठंडा वर्मा ट्रैवनकोर का राजा था, इसने डच को हरा दिया जमीन और सी दोनों जगहों पे। द ट्रैवनकोर किंगडम वाज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। ये जो ट्रैवनकोर किंगडम था ये आज के केरला के साउथर्न पार्ट में था। ठीक है, दिस वाज अ रेयर केस, ये एक बहुत ही रेयर केस था जहाँ पर एक एशियन पावर ने सक्सेसफुली किसी यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स को हराया था। नेक्स्ट अब आगे का टॉपिक है द फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस। सो यहाँ पर दिया गया है द फ्रेंच केम टू इंडिया लेटर आफ्टर द पोर्तुगीज एंड द डच। ये जो फ्रेंच लोग थे ये लोग पोर्तुगीज और डच के आने के बाद इंडिया आते हैं, यानी कि पहले पोर्तुगीज और डच भारत में आए, देन इसके बाद फ्रेंच लोग भारत आते हैं। दे सेटअप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत इन 1668, और इन लोगों ने अपनी पहली ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में सेटअप करा 1668 में। In 1674 at Pondicherry they established their East India Company called Compagnie des Indes Orientales। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब सेटअप हुई, कहाँ पे सेटअप हुई, उसका नाम क्या था। तो कब सेटअप हुई ईस्ट इंडिया कंपनी 1674 में, कहाँ सेटअप हुई, पौंडीचेरी में। ठीक है, इसका नाम क्या था, कॉम्पैग्नी डिस इंडस ओरिएंटल्स। आगे फिर दिया गया है द फ्रेंच एम टू बिल्ड अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। फ्रेंच का एम था कि वो इंडिया में एक फ्रेंच एम्पायर बिल्ड करे। ड्यूप्लेक्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया फ्रॉम 1742 टू 1754। 1742 से लेकर 1754 तक ये जो डुप्लेक्स था, नाम याद रख लेना, आगे और भी बहुत जगह पे इनका जिक्र होगा। 1742 से लेकर 1754 तक ड्यूप्लेक्स फ्रेंच इंडिया का गवर्नर जनरल था। ही इंट्रोड्यूस्ड सेवरल कॉलोनियल स्ट्रैटजीज। ड्यूप्लेक्स ने कुछ कॉलोनियल स्ट्रैटजीज भी शुरू करी, लेटर यूज्ड बाय द ब्रिटिश, जिसका बाद में ब्रिटिश लोगों ने भी यूज़ करा। अब आगे यहाँ पर दिया गया है हु आर सिपोएज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, सिपोएज कौन थे। तो फ्रेंच ट्रेंड इंडियन सोल्जर्स इन यूरोपियन टेक्निक्स। जो फ्रेंच थे ये लोग इंडियन सोल्जर को यूरोपियन टेक्निक्स के अनुसार ट्रेन करते थे। एंड क्रिएट डिसिप्लिन इन्फेंट्री सोल्जर्स, और एक डिसिप्लिन इन्फेंट्री सोल्जर्स बनाते थे, इन्हीं को सिपोएज बोला गया है। फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस इन इंडिया वेयर स्टॉप ड्यूरिंग द कार्नेटिक वॉर्स फ्रॉम 1746 टू 1763। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये जो कार्नेटिक वॉर्स है ये 1746 से लेकर 1763 के बीच में चला था। तो इस दौरान जो फ्रेंच लोग एक कॉलोनी बनाना चाहते थे, एक सपना देख रहे थे इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाने का, तो ये रुक जाती है कार्नेटिक वॉर्स के दौरान, यानी कि 1746 से लेकर 1763 के बीच में रुक जाती है। दीज वॉर्स वेयर फॉट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ये जो कार्नेटिक वॉर्स है ये किनके बीच में लड़ा गया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये कार्नेटिक वॉर्स लड़ा गया था। अंडर ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच हैड सम अर्ली सक्सेस। ड्यूप्लेक्स के अंडर में ये जो फ्रेंच लोग थे इन लोगों को शुरुआत में कुछ सक्सेस मिला, जैसे कि इन लोगों ने मद्रास को 1746 में कैप्चर करा। बट द फ्रेंच लॉस्ट पावर टू द ब्रिटिश। लेकिन ये जो फ्रेंच लोग थे इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ अपने पावर को खो दिया। अब आगे फिर यहाँ पर दिया गया है लाइक द डच एंड अनलाइक द पोर्तुगीज, यानी डच की तरह लेकिन पोर्तुगीज से अलग। द फ्रेंच डिड नॉट इंटरफेयर मच इन इंडियन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। फ्रेंच लोग भी इंडियन के सोशल और रिलीजियस लाइफ पर इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन हाँ यहाँ पर एक रेयर एक्सेप्शन दिया हुआ है, जैसे कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ पौंडीचेरीज वेदापुरीश्वरन टेम्पल इन 1748। एक रेयर एक्सेप्शन ये है कि पौंडीचेरी में एक मंदिर था जिसका नाम था वेदपुरीश्वरन टेम्पल,
जो कि ये 1748 में इसको तोड़ दिया गया था। बट ये फ्रेंच लोगों ने ऐसे नहीं तोड़ दिया, इसके लिए ना ऑर्डर दिया था डुप्लिक्स ने। किसके रिक्वेस्ट पर? तो जैसिस्ट प्राइस और इनके वाइफ के रिक्वेस्ट पर इस मंदिर को तोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना, ऐसे तो फ्रेंच लोग सोशल और रिलीजियस लाइफ पर, इंडियन के सोशल और रिलीजियस लाइफ पर इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन बस एक ही एक्सेप्शन है, जो कि पौंडीचेरी का ये मंदिर है वेदपुरी स्वर्ण, जो कि 1748 में इसको तोड़ने का ऑर्डर दिया था डुप्लिक्स ने। किसके रिक्वेस्ट पर? जैसिस्ट प्राइस्ट और इनके वाइफ के रिक्वेस्ट पर, तो ही तोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे का टॉपिक है इंटर द ब्रिटिश, जिसमें दिया गया है ब्रिटेन डोमिनेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर नियरली 200 ईयर्स। जो ब्रिटेन है, इन लोगों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 200 सालों तक रूल्ड करा था, लगभग 200 सालों तक डोमिनेट करा। नेक्स्ट अब यहाँ पर आगे दिया गया है फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। सो इसमें दिया गया है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई। क्वीन एलिजाबेथ वन गेव इट अ स्पेशल परमिशन कॉल्ड अ रॉयल चार्टर। क्वीन एलिजाबेथ वन ने इसके लिए एक स्पेशल परमिशन दिया, जिसको रॉयल चार्टर कहा गया। क्या था ये स्पेशल परमिशन? तो दिस परमिशन अलाउड द कंपनी टू मेक इट ऑन प्राइवेट कंपनी। इस परमिशन के तहत कंपनी को ये अलाउ कर दिया जाता था कि वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना सके, खुद की एक प्राइवेट आर्मी बना सके, ये अलाउ कर देती थी। ठीक है, इन द बिगिनिंग दे एक्टेड लाइक दे ओनली केम फॉर बिजनेस। शुरुआत में वो लोग इस तरह से एक्ट करते थे, ऐसा दिखाते थे कि वो सिर्फ यहाँ पर बिजनेस करने के लिए ही आए हैं। सो दे मेड ट्रेडिंग सेंटर्स ऑन इंडियाज कोस्ट। इस वजह से इन लोगों ने इंडिया के समुद्री तट पर इन लोगों ने अपना ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, जैसे कि सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे या फिर कलकत्ता में। इंडियन रूलर्स लाइक फॉरेन ट्रेड सो दे डिड नॉट अपोज इट। और जो इंडियन रूलर्स थे, ये लोग फॉरेन ट्रेड को पसंद करते थे, इसलिए इन लोगों ने कभी भी इनका विरोध नहीं करा। ठीक है, आगे फिर यहाँ पर है बट द कंपनी हैड अ लॉन्ग टर्म प्लान। कंपनी का एक लॉन्ग टर्म प्लान था। नॉट जस्ट ट्रेड, सिर्फ व्यापार ही इनका प्लान नहीं था, बल्कि इंडिया में कंट्रोल करना इनका प्लान था। आगे फिर है द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड बिकेम पावर ब्रोकर्स। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये किस प्रकार से इंडियन पॉलिटिक्स में इंटर करती है और एक पावर ब्रोकर्स बन जाती है। तो आंसर में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि कंपनी प्रिटेंडेड टू बी ओनली ट्रेडर। शुरुआत में जो कंपनी थी वो सिर्फ एक ट्रेडर्स के रूप में प्रिटेंड करती थी, दिखाती थी कि हम तो बस भाई यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं। बट दे मेड पॉलिटिकल कनेक्शंस विथ लोकल रूलर्स। लेकिन फिर बाद में इन्होंने पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए थे लोकल रूलर्स के साथ। ठीक है, लोकल रूलर्स के साथ इन लोगों ने पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए। दे गेव मिलिट्री हेल्प टू सम रूलर्स अगेंस्ट देयर एनिमीज। साथ ही इन लोगों ने कुछ मिलिट्री हेल्प भी करी, कुछ रूलर्स को मिलिट्री हेल्प भी करी उनके दुश्मनों के खिलाफ। एंड इस तरह से द कंपनी इंटर्ड इंडियन पॉलिटिक्स। जो कंपनी है ये इंडियन पॉलिटिक्स में इंटर कर जाती है और एक पावर ब्रोकर्स बन जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, एग्जाम में आएगा। आगे अब यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल क्या है? तो व्हेन टू और मोर इंडियन रूलर्स फाउट ईच अदर, जब दो या फिर दो से ज़्यादा इंडियन रूलर्स एक दूसरे से फाइट करते थे, द ब्रिटिश टुक वंस रूलर साइड। जो ब्रिटिश होती थी एक रूलर का साइड ले लेती थी और उसका मदद करती थी। एंड लेटर टुक देयर ऑन बेनिफिट फ्रॉम हिम, और फिर बाद में उनसे अपना फ़ायदा निकालती थी। मतलब कि ब्रिटिश क्रिएटेड फाइट्स बिटवीन पीपल एंड रूलर्स टू कीप देयर पावर स्ट्रांग। जो ब्रिटिश होती थी वो लोगों और रूलर्स के बीच में फाइट करवा देती थी। ठीक है, और इससे उनका पावर जो होता था, दोनों लोगों के बीच में फाइट करवा के अपना पावर को वो स्ट्रांग करती थी। इसी को कहा गया है डिवाइड एंड रूल। मतलब दो लोगों को झगड़ा लड़वा दो और अपना फ़ायदा निकाल लो, इसी को क्या बोलते हैं? डिवाइड एंड रूल कहते हैं। दे इंक्रीज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। वो किस प्रकार से ये फाइट करवाती थी? तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स करवा देती थी, धर्म के नाम पर वो लोग ब्रिटिश जो थी झगड़ा करवा देती थी। सो दैट पीपल वुड फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स, एंड इस तरह से जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ जाते थे। मेकिंग इट ईजियर फॉर द ब्रिटिश टू रूल ओवर देम, और इस प्रकार से ब्रिटिश को आसानी होती थी उनके ऊपर कब्जा करने में, यानी रूल करने में।
अब आगे यहाँ पर प्लेसी के बैटल को लेकर दिया गया है। प्लेसी जो कि कोलकाता के ही एक जगह का नाम है, यहाँ पर एक बैटल हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, वही सब सारा यहाँ पर अभी आप पढ़ोगे। सो दिया गया है द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 शोज द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी। ये जो बैटल ऑफ प्लासी होती है ये 1757 में होती है। तो कब ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ ये तो पता चल गया, 1757 में हुआ, जो कि ये ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी को शो करता है। तो परीक्षा में आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक बैटल का नाम बताओ जो कि ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी को दिखाता हो। तो कौन सा बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी है। इसमें हुआ क्या था, तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी से था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गया था। तो इसके बाद जो क्लाइव होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, ये नवाब के कोर्ट के जो भी अनहैप्पी लोग थे, जो भी लोग नवाब के कोर्ट से खुश नहीं थे, उसको पहले खोजता है एंड मेड अ प्लान विथ मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के साथ मिलकर ये एक प्लान बनाता है। मीर जाफ़र भैया कौन था, तो मीर जाफ़र ये जो सिराजुद्दौला है, जो कि बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला का, वो आर्मी कमांडर था। ठीक है, मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर था। तो इसके साथ मिलकर जो क्लाइव है वो एक प्लान बनाता है। क्लाइव टोल्ड मीर जाफ़र दैट ही वुड मेक हिम द न्यू नवाब इफ़ ही बीट्रेड द करेंट नवाब। तो क्लाइव मीर जाफ़र से ये कहता है कि तुमको हम नया नवाब बनाएंगे अगर तुम अभी का जो नवाब है, अभी का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है, इसको अगर तुम बीट्रेड करता है तो फिर हम तुमको अगला नवाब बनाएंगे। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव उसको लालच देता है। तो जो बैटल होता है ये प्लेसी नामक एक जगह पर होता है, जो कि ब्रिटिश लोगों ने इसको प्लेसी बोला। कोलकाता के नॉर्थ से लगभग ये 150 किलोमीटर दूर ये जगह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बैटल है वो चला। अब आगे फिर यहाँ पर दिया गया है द फ्रेंच वेयर हेल्पिंग द नवाब, फ्रेंच ने नवाब का हेल्प करा, बट मोस्ट ऑफ मीर जाफ़र्स आर्मी स्टूड असाइड एंड डिड नॉट फाइट। लेकिन ज़्यादातर जो मीर जाफ़र की आर्मी थी वो एक साइड खड़ी रही, उसने फाइट ही नहीं करा। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि जो मीर जाफ़र था ये नवाब का आर्मी कमांडर था, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास सबसे ज़्यादा आर्मी होगा, और इसी ने धोखा दे दिया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कहा था कि बीट्रेड करो अपने नवाब को, हम तुमको अगला नवाब बनाएंगे। तो इस वजह से लालच में आके ये लड़ा ही नहीं, एक साइड खड़ा रह गया, इसने फाइट नहीं करा। सो द ब्रिटिश वन इवन विथ अ स्मॉलर आर्मी, एंड यही कारण है कि ब्रिटिश के पास कम आर्मी होने के बावजूद भी वो जीत जाता है। एंड सिंस देन, एंड उसके बाद से क्या होता है, मीर जाफ़र का मतलब भारत में ट्रेटर बन जाता है। ट्रेटर मतलब धोखेबाज। आगे दिया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, तो इन द 19th सेंचुरी इट इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 19th सेंचुरी में ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, इफ़ अ रूलर डाइट, अगर कोई रूलर मर जाता है विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, किसी मेल हायर किए बिना, किसी मेल को हायर किए बिना अगर कोई रूलर मर जाता है, तो द ब्रिटिश वुड टेक ओवर हिज स्टेट, तो ब्रिटिश उसके स्टेट को टेक ओवर कर लेगा, मतलब उसके स्टेट पर कब्जा कर लेगा। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, समझ में आया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, कि अगर कोई रूलर किसी मेल को हायर किए बिना ही मर जाता है, अगर कोई रूलर किसी मेल को हायर किए बिना ही मर जाता है, मतलब किसी मेल को राजा बनाए बिना ही अगर वो मर जाता है, सिंपल में ऐसे समझो, तो ब्रिटिश उसके स्टेट को टेक ओवर कर लेगी। यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दिस हेल्प द ब्रिटिश टेक ओवर मोर एरियाज, इसके वजह से ब्रिटिश को ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को टेक ओवर करने में हेल्प मिली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण। अब एक और यहाँ पर एलियंस है जो कि है सब्सिडियरी एलियंस। सब्सिडियरी एलियंस क्या था, तो सब्सिडियरी एलियंसेज वर द ब्रिटिश स्ट्रेटजी, ये भी ब्रिटिश की एक स्ट्रेटजी थी। इट मीन्स अ प्लान, ये एक ऐसा, इसका मतलब है ये एक ऐसा प्लान था दैट मेड इट ईजी फॉर द ब्रिटिश टू कंट्रोल इंडियन रूलर्स, जो कि ब्रिटिश के लिए ईजी था इंडियन रूलर्स के ऊपर कंट्रोल करना। कैसे भाई, क्या होता था, दिया गया है द ब्रिटिश सेंट अ रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव्स बोल सकते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को, ठीक है,
द ब्रिटिश सेंट अ रेसिडेंट टू द इंडियन रूलर्स कोर्ट। इंडियन रूलर्स कोर्ट के पास जो ब्रिटिश होती थी एक रेसिडेंट यानी किसी व्यक्ति को यानी एक रिप्रेजेंटेटिव को आप बोल सकते हो कि वो भेजती थी। दिस रेसिडेंट वो जो व्यक्ति होता था, जो भी आप बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव्स बोलो, रेसिडेंट बोलो, कोई आदमी बोलो, ठीक है। वो जो रेसिडेंट होता था वो उस रूलर को प्रोटेक्ट करता था इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर से, ठीक है। जो रेसिडेंट होता था यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो रूलर्स को इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर्स दोनों से वो बचाता था। द रूलर हैड टू पे फॉर द ब्रिटिश सोल्जर्स हिमसेल्फ, और इसके बदले, अब भाई देखो, अगर ब्रिटिशर्स ने रेसिडेंट भेजा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा हुआ है, तो वो तो रेसिडेंट या रिप्रेजेंटेटिव्स फ्री में तो काम नहीं करेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कौन देता था? ब्रिटिशर्स नहीं, ये रूलर्स को खुद ही पैसे पे करने पड़ते थे, ठीक है। ऑल फॉरेन रिलेशंस हैड टू गो थ्रू द ब्रिटिश, जिसके वजह से जितनी भी फॉरेन रिलेशंस होती थी ये ब्रिटिश के थ्रू ही होने लगी। फॉरेन रिलेशन मतलब किसी कोई भी अगर दूसरे देश के साथ अगर कुछ भी रिलेशंस बनाना हो, कुछ भी बात वगैरह करना हो, तो ब्रिटिश के थ्रू ही अब करना पड़ रहा था। द सिस्टम लुक्ड गुड फॉर द रूलर, तो ये जो सिस्टम होती थी ये रूलर्स को अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था कि चलो मेरा तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेंजर से हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है। बट द रियल पावर वाज विद द ब्रिटिश, लेकिन जो रियल पावर थी वो ब्रिटिश के पास इससे आ रही थी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिखाया गया है कि सबसे पहला जो रूलर था वो हैदराबाद का था, जो जिसने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया था। कब किया था? 1798 में। हालांकि फिर बाद में और भी रूलर्स में स्ट्रेटजी को फॉलो भी करा। आगे है दीज एलियंसेज लेट द ब्रिटिश कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज विदाउट डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिना किसी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इससे क्या होता है, ये जो एलियंसेज होती है ये ब्रिटिश को एक बड़े टेरिटरीज में अपना कंट्रोल मतलब कंट्रोल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इस एलियंस के कारण ब्रिटिश को एक बड़े टेरिटरीज में अपना कंट्रोल बनाने में हेल्प करता है बिना किसी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। सो इट वॉज कॉल्ड एन अम्पायर ऑफ द चीफ, इस वजह से इसे एन अम्पायर ऑन द चीफ भी कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एन अम्पायर ऑन द चीफ, तो यही चीज़ आपको यहाँ से लिखना है। इफ़ अ स्टेट ट्राई टू लीव दिस सिस्टम, बाद में अगर मान के चलो कोई स्टेट सोचता है कि चलो इस सिस्टम से अब हम लीव कर लेते हैं, ठीक है, तो द ब्रिटिश आर्मी वुड रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली, तो जो ब्रिटिश आर्मी होती थी फिर बहुत ही स्ट्रांगली इसका रिस्पॉन्ड करती थी। सो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू escape, तो इस वजह से इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, मतलब इससे बाहर नहीं निकला जा सकता था, ठीक है। अब आगे फिर यहाँ पर दिया गया है द पैराडाइज ऑफ द अर्थ, दिया गया है अ फ्यू ईयर्स आफ्टर प्लासी, प्लासी के बैटल के कुछ साल के बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे इसको ये अधिकार मिला कि ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, यानी टैक्स कलेक्ट कर सके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। क्लाइव डिस्क्राइब्ड बंगाल एज द पैराडाइज ऑफ द अर्थ, देखो ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। द पैराडाइज ऑफ द अर्थ, बंगाल को द पैराडाइज ऑफ द अर्थ कह के किसने डिस्क्राइब करा? तो क्लाइव ने। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बंगाल को क्लाइव ने क्या कह के डिस्क्राइब करा, तब आपको आंसर लिखना होगा द पैराडाइज ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे फिर है द कंपनीज एजेंट्स कलेक्टेड मैक्सिमम रिवेन्यू, जो कंपनी के एजेंट होते थे ये ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, बट इन्वेस्टेड वेरी लिटिल इन गवर्नेंस और डेवलपमेंट, लेकिन ये गवर्नेंस यानी सरकार पर या फिर डेवलपमेंट के ऊपर जो इन्वेस्ट करती थी वो बहुत कम करती थी। ज़्यादा टैक्स तो लेते थे लेकिन इन्वेस्ट डेवलपमेंट पे ये कम करते थे। अब आगे फिर यहाँ पर दिया गया है डिवेस्टेटिंग फेमाइंस, दिया गया 1770 से लेकर 1772 तक बंगाल फेस्ड अ फेमाइन आफ्टर 2 years ऑफ क्रॉप फेल्योर, बंगाल में 2 साल तक क्रॉप फेल्योर हो जाता है, 2 साल तक फसल बर्बाद हो जाती है, एंड इसके कारण बंगाल को फेमाइन यानी कि अकाल का सामना करना पड़ता है। कंपनी फोर्स फार्मर्स टू पे हाई कैश टैक्सेस, कंपनी फार्मर्स को ये फोर्स करती है कि वो हाई कैश टैक्सेस पे करे, मतलब हाई टैक्सेस पे करे। इवन इफ द क्रॉप्स फेल्ड, क्रॉप्स फेल्ड होने के बावजूद भी कंपनी ये फार्मर्स को फोर्स करती है कि वो ज़्यादा टैक्स पे करे।
आगे है अबाउट 10 मिलियन पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, लगभग इस फेमाइन में 10 मिलियन लोग मारे गए थे, विच वॉज अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि टोटल पॉपुलेशन का ये 1/3 था। द कंपनी इवन इंक्रीज्ड लैंड टैक्स ड्यूरिंग द फेमाइन, फेमाइन के दौरान कंपनी लैंड टैक्स भी इंक्रीज कर रही थी। His cruelty was criticized by Indian leaders and some British officials like William Digby, और इसके क्रूरता के कारण, कंपनी के इस क्रूरता के कारण कुछ इंडियन लीडर्स और कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी इनको क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि विलियम डिग्बी, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर विलियम डिग्बी या फिर कुछ इंडियन लीडर्स ने कंपनी को क्रिटिसाइज करा। People sold cattle, farming tools, seeds, even tried selling children and ate tree leaves and grass. लोगों ने इस फेमाइन के कारण अपने कैटल्स यानी कि जो भी पालतू पशु वगैरह थे वो बेच दिए, फार्मिंग टूल्स बेच दिए, सीड्स वगैरह बेच दिया, एंड इवन कोशिश करा अपने बच्चों को भी बेचने की, और उन लोगों ने पत्ते या फिर घास तक भी उनको खाना पड़ा। एंड इन सब के कारण हंटर जो कि एक ऑफिशियल थे, इन्होंने लिखा कि वाइल द कंट्री एवरी ईयर बिकेम अ टोटल वेस्ट, जब कंट्री हर साल टोटल वेस्ट में जा रही थी, फिर भी जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टेंटली लैंड टैक्स इंक्रीज करने की डिमांड कर रही थी। अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई फूड प्राइसेस केप्ट राइजिंग एंड फेमाइन मोर सीरियस, ये जो फूड प्राइसेस थे ये क्यों बढ़ गई और फेमाइन और भी ज़्यादा सीरियस क्यों हुआ। तो ग्रेट फेमाइन का जो समय रहा था 1876 से लेकर 1878 तक, इसमें लगभग 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मारे गए। ये ज़्यादातर जो लोग थे ये डेक्कन प्लेट्यू से थे। सम इंडियन ट्रेडर्स हेल्ड ऑन देयर स्टॉक्स होपिंग प्राइसेस वुड राइज, और कुछ इंडियन ट्रेडर्स ने सोचा कि बाद में जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएगी, इसीलिए उन्होंने अपने स्टॉक्स को हेल्ड करके रखा। ड्यूरिंग द 3 ईयर्स ऑफ फेमाइन, इन 3 सालों के फेमाइन के दौरान, कौन सा 3 साल, तो 1876 से लेकर 1878 तक, ब्रिटिश कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट ग्रेन टू ब्रिटेन। देखो यहाँ पर फेमाइन की स्थिति थी भारत में, लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रिटिश थे ये अनाज को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रही थी। एंड अबाउट 1 मिलियन टन्स ऑफ राइस पर ईयर, और ये हर साल लगभग 1 मिलियन टन्स राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश, जबकि सोचो इंडिया में उस समय फेमाइन का समय था। द ब्रिटिश फॉलोड अ फ्री मार्केट पॉलिसी, जो ब्रिटिश थी इसने एक फ्री मार्केट पॉलिसी भी फॉलो करी, जिसका मतलब था कि द गवर्नमेंट डिड नॉट कंट्रोल प्राइसेस, जो गवर्नमेंट थी वो प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण से फूड प्राइसेस केप्ट राइजिंग, जो फूड प्राइसेस है वो बढ़ गई और फेमाइन और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। अब आगे यहाँ पर दिया गया है हु वाज लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन ये कौन थे, ये तस्वीर देख रहे हो ये लॉर्ड लाइटन की है, ये कौन थे, तो दिया गया है लॉर्ड लाइटन वाज द विसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 1878, जो कि हम यहाँ पे अभी ग्रेट फेमाइन की बात कर रहे हैं 1876 से 1878 तक, तो इस समय के इंडिया के ये विसरॉय थे, ठीक है, लॉर्ड लाइटन इंडिया के विसरॉय थे। ड्यूरिंग द फेमाइन, फेमाइन के दौरान लाइटन हेल्ड अ ग्रैंड दरबार इन दिल्ली, जो लाइटन था वो दिल्ली में एक बड़ा सा दरबार लगाया था। विद इन अ वीक लॉन्ग फीस्ट फॉर 68,000 ऑफिशियल्स, किंग्स एंड महाराजाज, जहाँ पर लगभग 68,000 ऑफिशियल्स, किंग्स और महाराजाज के लिए दावत थी। मतलब यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं और ये लोग का यहाँ पे पार्टी चल रहा है। लाइटन ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर टू रिड्यूस फूड प्राइसेस, और लाइटन ने ये ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है फूड प्राइसेस को रिड्यूस करने में। अकॉर्डिंग टू फेमाइन कमीशंस एंड रिपोर्ट्स, फेमाइन कमीशंस एंड रिपोर्ट्स के अनुसार बिटवीन 50 टू 100 मिलियन पीपल डाइड, तो फेमाइन कमीशन रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग इस समय 50 से 100 मिलियन लोग मारे गए थे, जो कि ये जो संख्या है लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी डेथ्स हुई थी ना उसके इक्वल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई डिड द ब्रिटिश कीप फेमाइन रिलीफ लो, ब्रिटिश ने फेमाइन रिलीफ लो क्यों रखा, तो आंसर द ब्रिटिश ओपन सम फेमाइन रिलीफ कैंप्स, ब्रिटिश ने कुछ फेमाइन रिलीफ कैंप्स खोले थे कुछ सिटीज़ में, बट दे वेयर टू फ्यू, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम थे और सप्लाई भी बहुत ख़राब तरीके से यहाँ पर होता था।
द फेमाइन कमीशन सेड, जो फेमाइन कमीशन थी ये कहती थी कि इफ़ पीपल आर अलाउड टू डिमांड रिलीफ ड्यूरिंग फेमाइंस के दौरान अगर लोगों के डिमांड्स को रिलीफ के लिए जो भी लोग डिमांड कर रहे थे अगर उनके डिमांड को पूरा कर दिया जाए तो दे माइट स्टार्ट डिमांडिंग इट ऑल द टाइम, तो जो लोग हैं वो आगे और भी इस तरह की डिमांड जो है लगातार करते रहेंगे। सो द ब्रिटिश केप्ट फेमाइन रिलीफ वेरी लो, इस वजह से जो ब्रिटिश थी वो फेमाइन रिलीफ को कम ही रखती है। आगे फिर यहाँ पर दिया गया है फेमाइंस इन इंडिया हैड एग्जिस्टेड बिफोर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के पहले भी ये फेमाइंस इंडिया में होती थी ड्यू टू नेचुरल काउजेज, जैसे कि नेचुरल काउजेज लाइक सूखा पड़ जाने के वजह से, बाढ़ आ जाने के वजह से या फिर वॉर होने के वजह से। बट अंडर ब्रिटिश रूल, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर में द फेमाइंस इंक्रीज ग्रेटली, जो फेमाइंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। रूरल इंडिया सफ़र्ड द मोस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा था वो ग्रामीण इलाका कर रहा था। आगे अब यहाँ पर है हु वाज ब्रूक्स एडम्स, ब्रूक एडम्स, ये जो है ब्रूक एडम है ये कौन था? तो 1895 में द यूएस हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये एक यूएस हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ब्रूक एडम्स। इन्होंने नोट करा कि आफ्टर द विक्ट्री एट प्लेसी, प्लेसी में विक्ट्री के बाद द लूट फ्रॉम बंगाल वाज सेंट टू लंदन, बंगाल से लूट कर ये लोग पैसा को कहाँ ले गए? लंदन ले गए ब्रिटिश लोग। ही सजेस्टेड दैट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच बिगैन इन 1760, ये सजेस्ट करते हैं कि जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1760 में, पॉसिबली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम प्लंडरिंग इंडिया, इंडिया में जो लूट हुई इसी के कारण, इसी लूट से भारत में जो भी पैसा है यहाँ से लूट कर ये लोग जाके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं 1760 में। अब आगे फिर यहाँ पर दिया गया है ब्रिटिशर्स एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे फ्रॉम 2 बार लिखा गया है ना, एक बार काट देना, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कितना पैसा भारत से लूटा वो यहाँ पर दिया गया है। 1901 में दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत से कितना पैसा एक एस्टिमेशन के अनुसार ये जो ब्रिटिशर्स थे वो लूट कर गए थे। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ जाए कि पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। कब लिखा था? 1901 में। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि एक हिस्टोरियन थे रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भी सिमिलर टाइप के रिसर्च किए। तो इन स्टडीज़ से ये पता चलता है कि जो कोलोनाइजर्स थे इन लोगों ने बिलियंस ऑफ पाउंड्स इंडिया से लूट कर गए थे। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट एस्टीमेट, एक रिसेंट एस्टीमेट के अनुसार, किसके अनुसार? तो उत्साह पटनायक के एक रिसेंट एस्टीमेट के अनुसार लगभग 45 ट्रिलियन यूएसडी वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया, लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर जो है वो भारत से लूटकर ब्रिटिशर्स लोग गए, विच इज़ अबाउट 13 टाइम्स ब्रिटेन जीडीपी इन 2023, मतलब 2023 के अनुसार ये ब्रिटेन के जीडीपी का ये 13 टाइम्स था। मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट जो है वो ब्रिटिशर्स लोग भारत से लूट कर गए। दिस वेल्थ वाज एक्सट्रैक्टेड नॉट जस्ट थ्रू टैक्सेस, ये जो भी पैसा है ये सिर्फ टैक्सेस के से लूट कर ये लोग नहीं गए, बट ऑल्सो बाई चार्जिंग इंडियन फॉर रेलवेज, रेलवे में जो भी चार्ज होता था वहाँ से लेके गए, टेलीग्राफ्स में चार्ज लेते थे, वॉर से चार्ज लेते थे, ठीक है। तो इन सब से चार्ज करके इतने पैसे को वो लूट कर गए। अब आगे यहाँ पर दिया गया है डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज किस प्रकार से डिक्लाइन करी वो यहाँ पर दिया गया है। सो दिया गया है बिफोर द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले इंडिया वाज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस था, स्पेशली टेक्सटाइल के लिए। जैसे मेन टेक्सटाइल्स थी कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, हेम्प और क्वायर। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स वेर हाईली डिमांडेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स, तो ब्रिटिश क्या करती है कि इंडियन टेक्सटाइल्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है ब्रिटेन जाने के लिए, एंड फोर्स्ड इंडिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश गुड्स विथ लो टैक्सेस, और इंडिया को ये फोर्स करती है कि वो ब्रिटिश गुड्स को एक्सेप्ट करे वो भी कम टैक्सेस में।
ब्रिटेन कंट्रोल्ड सी ट्रेड, ब्रिटेन ने सी ट्रेड और एक्सचेंज रेट्स पर कंट्रोल करा। ठीक है, ब्रिटेन ने सी ट्रेड और एक्सचेंज रेट्स पर भी कंट्रोल करा। मेकिंग एक्सपोर्ट्स डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन ट्रेडर्स, जिसके कारण इंडियन ट्रेडर्स के लिए जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स कर गई और जो स्किल आर्टिसंस थे ये लोग गरीबी में आ गए एंड रिटर्न टू फार्मिंग, और ये फार्मिंग में चले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको फिर लैंड के लिए टैक्स देना पड़ता था। अब आगे यहाँ पर दिया गया है इन 1834 विलियम बेंटिंक ऑब्जर्व्ड, 1834 में विलियम बेंटिंक ने यह ऑब्जर्व करा कि द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिंक ने 1834 में ये ऑब्जर्व करा कि कॉटन वीवर्स की जो भी हड्डियां हैं ये इंडिया के प्लेन्स में यानी कि ज़मीनों में बिछी हुई हैं। सिमिलर प्रॉब्लम्स हैपेंड इन इंडियाज़ आयरन, स्टील, पेपर एंड अदर इंडस्ट्रीज़, एंड सेम इसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है ये इंडिया के दूसरे इंडस्ट्रीज़ में हमें देखने को मिली, जैसे आयरन, स्टील, पेपर और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला। इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी केप्ट डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, और कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया की जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गई, कम हो गई। बाय इंडिपेंडेंस इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वाज हार्डली 5%, और इंडिपेंडेंस तक इंडिया सिर्फ वर्ल्ड जीडीपी का केवल 5% ही शेयर करती थी। इन लेस देन 2 centuries वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज बिकम वन ऑफ द पुअरेस्ट, और केवल 200 सालों में ये जो रिचेस्ट कंट्री थी भारत, जो एक सबसे अमीर कंट्री थी, ये एक गरीब कंट्री बन गई। आगे फिर यहाँ पर दिया गया है कि 1830s में चार्ल्स मैटकैल्फे जो कि इंडिया के एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इंडिया के विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक्स कह के डिस्क्राइब करा। तो ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि लिटिल रिपब्लिक्स कह के किन्होंने डिस्क्राइब करा था इंडिया के विलेजेस को। तो आपको लिखना है चार्ल्स मैटकैल्फे ने। कब करा था? 1830s में। आगे है द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स ऑफ लॉ, दिया गया है द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर ऑन लीगल सिस्टम इन इंडिया। ब्रिटिश ने अपना खुद का एक लीगल सिस्टम शुरू करा। इट सीम्ड मॉडर्न, ये देखने में तो मॉडर्न लगता था, बट इट वाज नॉट सूटेबल फॉर इंडिया, लेकिन ये इंडिया के लिए सूटेबल नहीं था। ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट यूज़ द कोर्ट्स ईजिली, जो ऑर्डिनरी लोग थे ये कोर्ट्स का यूज़ ईजिली नहीं कर सकते थे क्योंकि दे वेयर एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव हुआ करते थे, स्लो हुआ करते थे और फॉरेन लैंग्वेज में भी कंडक्ट होते थे। आगे है इंडियाज़ एजुकेशनल ट्रेडिशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। दिया गया है बिफोर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया है डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशंस, इंडिया में डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशंस थे, जैसे कि पाठशालास था इंडिया में, मदरसास था, विहार्स था और भी मैनी फॉर्म्स ऑफ अप्रेंटिसशिप लर्निंग भी था। दीज इंस्टीट्यूशंस टॉट प्रैक्टिकल नॉलेज, इन इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ही साथ कल्चरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस भी सिखाया जाता था। आगे है ब्रिटिश रिपोर्ट्स मेंशन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेज स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में ब्रिटिश के रिपोर्ट के अनुसार हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स विलेज स्कूल्स थे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है कि बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख स्कूल्स थे लगभग 1830 तक। हियर यंग नेटिव्स वेयर टॉट, जहाँ पे यंग नेटिव्स को रीडिंग, राइटिंग या फिर अर्थमेटिक चीज़ें सिखाई जाती थी। अब आगे यहाँ पर ये जो टॉपिक दिया गया है मैक्यूलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में क्वेश्चन पक्का यहाँ से आपका पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से समझना। 1835 में थॉमस बी मैक्यूलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ एजुकेशनल हिस्ट्री। 1835 में थॉमस बी मैक्यूले का एक मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन आता है जो कि ये इंडिया के एजुकेशनल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बनता है। ही बिलीव दैट द यूरोपियन नॉलेज वॉज फार सुपीरियर टू इंडियन नॉलेज। इनका मानना था, मैक्यूले का मानना था कि यूरोपियन नॉलेज जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है इंडियन नॉलेज से। ही आर्ग्यूड फॉर एजुकेशन इन इंग्लिश इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज। ये जो मैक्यूले था ये चाहता था कि भारत में जो एजुकेशन मिले वो इंग्लिश में मिले,
ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज के जगह पे जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में मिले। ठीक है, आगे है मैक्यूले's गोल। मैक्यूले का क्या गोल था? तो मैक्यूले का गोल था कि वॉज टू क्रिएट इंडियंस हु वेयर इंडियन इन ब्लड एंड अपीयरेंस। इसका गोल था कि एक ऐसा इंडियन बनाना जो कि उनका खून तो इंडियन हो, दिखने में भी इंडियन जैसे हो, लेकिन ही बट थॉट बिहेव, लेकिन वो सोचे या फिर बिहेव करे एक एजुकेटेड इंग्लिश की तरह। आगे है एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया गया है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स हु बिल्डिंग रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था रेलवे बनाना कॉलोनियल इंडिया में। कॉलोनियल इंडिया में जो ब्रिटिशर्स लोगों ने रेल बनाने का क्या पर्पस था? तो दिया गया है, द मेन पर्पस वाज टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स टू पोर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। इनका मेन पर्पस था कि रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना पोर्ट्स तक और ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, एंड अनदर पर्पस वाज टू मूव आर्मीज क्विकली इन केस ऑफ रिवेलियन और वार। और एक दूसरा पर्पस ये भी था कि आर्मीज मतलब जल्दी से जल्दी मूव कर जाए अगर किसी तरह कभी कहीं विद्रोह हो गया या फिर कहीं वॉर हो गया तो। द टेलीग्राफ नेटवर्क वाज इन द सेम सिचुएशन। टेलीग्राफ नेटवर्क का भी सेम यही सिचुएशन था। इंडियंस पेड फॉर इट, इंडियंस ने भी इसके लिए पे करा, बट द बेनिफिट वेंट टू ब्रिटिश। लेकिन ये बेनिफिट जो है वो ब्रिटिश को ही मिलता है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे हो, रेलवे हो या फिर ये टेलीग्राफ हो, ठीक है, रेलवे हो या फिर टेलीग्राफ हो, इसको बनाने के लिए जो पैसा दिया वो तो इंडियंस ने दिया, लेकिन फ़ायदा ब्रिटिशर्स को हुआ। आगे अब यहाँ पर दिया गया है, इंडियंस फंडेड देयर ऑन सब्जगेशन। व्हाट डज इट मीन? ये जो लाइन यहाँ पर दिया गया है, इंडियंस फंडेड देयर ऑन सब्जगेशन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इंडियंस गेव देयर ऑन मनी टू सपोर्ट ब्रिटिश पावर। इंडियंस ने अपना पैसा ब्रिटिश पावर के लिए दिया और ब्रिटिश को कंट्रोल करने में हेल्प करा। मतलब पैसा इंडियंस ने दिया ब्रिटिश को ताकि ब्रिटिश के पावर को बढ़े या ब्रिटिश हम पर कब्जा कर ले। इसी को कहा गया है इंडियंस फंडेड देयर ऑन सब्जगेशन। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन दी गई है, इसको भी याद रखना, परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ब्रिटिश निक नेम्ड इंडिया द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश ने इंडिया को ये निक नेम दिया, द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। दे क्लेम दैट, इन लोगों ने क्लेम करा, ब्रिटिशर्स ने क्लेम करा कि इंडिया वुड ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि जो इंडिया है ये हमेशा ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेगा। ऑन विच द सन नेवर सेट, जहाँ पर जो सूर्य है ये कभी डूबता नहीं है। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्लेम करा। अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे द सन्यासी फकीर रिवेलियन के बारे में। दिया गया कि द सन्यासी यानी कि जो हिंदू मॉन्क्स थे और फकीर्स यानी कि जो मुस्लिम एसेक्टिक्स थे, स्टार्टेड अ रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इन लोगों ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में एक रिवेलियन शुरू करा। क्यों शुरू करा? बिकॉज अ टेरिबल फेमाइन ऑकर्ड इन बंगाल इन 1770। चूँकि 1770 के दौरान में बंगाल में एक टेरिबल फेमाइन आ गया था, जिसके कारण ब्रिटिश रूल के खिलाफ सन्यासी ने और फकीर्स ने, इन दोनों ने ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया? रिवेलियन शुरू कर दिया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड न्यू लैंड एंड टैक्स रूल्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए लैंड और टैक्स रूल्स बनाए, विच रिस्ट्रिक्टेड देयर वे ऑफ ट्रेवलिंग एंड लिविंग, जिसमें ये जो सन्यासी और फकीर्स लोग कहीं भी ट्रेवल करते थे, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, तो इनके तीर्थ यात्रा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब जाने से रोका गया। दे अटैक्ड ब्रिटिश ट्रेजरीज एंड टैक्स कलेक्टर्स। तो इन लोगों ने क्या करा कि ब्रिटिश के खजानों पर अटैक किया और टैक्स कलेक्टर्स पर भी अटैक करा, टू शो देयर एंगर, अपने गुस्से को दिखाने के लिए। द ब्रिटिश कॉल देम बंदित्स। इस वजह से ब्रिटिश ने इन लोगों को बंदित्स कहा। ठीक है, एग्जीक्यूटेड सम ऑफ देम, कुछ को तो मार दिया, एंड डिफीटेड देम विथ देयर लार्ज आर्मी, और अपनी बड़ी आर्मी से इन लोगों को हराया भी। मतलब ब्रिटिश लोगों ने इन सन्यासी और फकीर्स को हरा दिया अपनी बड़ी आर्मी से। ठीक है, आगे है, दिस रिवेलियन इंस्पायर्ड बंगाली राइटर। इस रिवेलियन से इंस्पायर्ड होकर बंगाली राइटर जो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने आनंद मठ लिखी थी 1882 में, इसमें वंदे मातरम सॉन्ग को शामिल करा गया, जो कि बाद में फिर इंडिया का ये नेशनल सॉन्ग भी बन गया। आगे अब यहाँ पर दिया गया है अगला टॉपिक, ट्राइबल अपराइजिंग्स।
जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि जो ब्रिटिश थे इन लोगों ने ट्राइबल्स को प्रिमिटिव कहा। देखो यहाँ पर जितना कुछ अभी आगे हम पढ़ेंगे ये ट्राइबल लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो अच्छे से समझते जाना। इसमें अभी हम कुछ रिवालियंस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ब्रिटिश लोगों ने ट्राइबल्स को प्रिमिटिव कहा। दे रिस्ट्रिक्टेड देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाने से ट्राइबल्स लोगों को रोका, या फिर फॉरेस्ट में किसी भी तरह के प्रोड्यूस करने से भी रोका। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर भी, तो बहुत सारी जगहों पर ट्राइबल लैंड्स वेयर टेकन अवे और टर्न इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ कि ट्राइबल लैंड्स को ले लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और वहाँ पर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी उन लोगों ने बना ली। ट्राइबल्स वेयर मेड टू पे कैश टैक्सेस, ट्राइबल्स को टैक्स पे करने पड़ते थे। एंड इस तरह से वो एक कर्ज के जाल में वो ट्रैप हो जाते हैं, कर्ज में वो मतलब एक तरह से कर्ज में वो फंस जाते हैं ट्राइबल्स लोग। ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स वेयर रिप्लेस्ड विद द ब्रिटिश लीगल सिस्टम, ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स को रिप्लेस करके ब्रिटिश लीगल सिस्टम बना दिया जाता है। मिशनरीज वेयर इनकरेज्ड टू सिविलाइज द ट्राइबल्स एंड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी, मिशनरीज लोगों को इनकरेज करा जाता है ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा कि वो ट्राइबल्स को सिविलाइज करे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे। ए कॉलोनियल लॉ डिक्लेयर्ड मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज एज क्रिमिनल ट्राइब्स, एक कॉलोनियल लॉ डिक्लेयर हुआ जिसमें बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर करा गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोल अपराइजिंग के बारे में दिया गया है जो कि हुआ था 1831-32 में। कोल अपराइजिंग कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर झारखंड में, ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड लैंड पॉलिसीज, ब्रिटिश ने लैंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी दैट फेवर्ड आउटसाइडर, जो कि आउटसाइडर्स को फेवर कर रहा था, ओवर द ओरिजिनल ट्राइबल इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल ट्राइबल इनहेबिटेंट्स के जगह पे आउटसाइडर्स को फेवर कर रहा था। इस तरह का ब्रिटिश ने एक लैंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करा। द कोल ट्राइब्स, जो कोल ट्राइब्स थे जैसे कि मुंडाज या फिर ओरावंस या फिर और भी जो अदर्स थे, टेम्पोरली इस्टेब्लिश देयर ऑन कंट्रोल, इन लोगों ने टेम्पररीली अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश करा। द ब्रिटिश फोर्सेज बीट दैम इन द एंड, और अंत में ब्रिटिश फोर्सेज ने इनको हरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक रिवेलियन दिया गया है, सांथाल रिवेलियन, जो कि ये हुआ था 1855-56 में। ये सांथाल रिवेलियन कहाँ पर हुआ था? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दिया गया है दिस रिवेलियन वाज लेड बाय सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सांथाल रिवेलियन को लेड किसने किया था? सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने। द सांथाल्स रिबेल्ड अगेंस्ट मनी लैंडर्स, ये जो रिवेलियन सांथाल लोग कर रहे थे ये किसके अगेंस्ट में कर रहे थे? मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में कर रहे थे। हु वेयर टेकिंग देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स, जिन्होंने एंसेस्ट्रल लैंड्स को, सांथाल्स लोग के एंसेस्ट्रल यानी कि इनके जो पूर्वज के लैंड्स थे वो उनसे छीन लिया था, ठीक है, ब्रिटिश के सपोर्ट में। दे डिक्लेयर देयर ऑन गवर्नमेंट एंड प्रॉमिस टू फाइट टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, इन लोगों ने अपनी ही एक गवर्नमेंट डिक्लेयर करी और प्रॉमिस करा कि ये अपने आखिरी खून तक लड़ेंगे। सांथाल लोगों ने इस तरह की प्रॉमिस करी, ठीक है। आगे है द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड ब्रूटली, तो इस वजह से जो ब्रिटिश लोग हैं इसका रिस्पॉन्ड बहुत बुरी तरीके से करते हैं। दे बर्न्ड विलेजेस, इन लोगों ने गाँवों को जलाया। एंड किल थाउजेंड्स ऑफ सांथाल्स, और हज़ारों सांथाल्स को मार दिया, इंक्लूडिंग द लीडर्स, लीडर्स के साथ। द रिवेलियन इंस्पायर्ड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ टू रेसिस्ट कॉलोनियल रूल, हालांकि इस रिवेलियन से जो अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो इंस्पायर्ड हुई और कॉलोनियल रूल को भी रोका, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में, जो कि हुआ था 1859 से लेकर 1862 के बीच में। दिया गया है यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स्ड पीजेंट्स इन नॉर्थन बंगाल टू स्टॉप ग्रोइंग फूड क्रॉप्स एंड ग्रो इंडिगो इंस्टीड। दिया गया है कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे इन लोगों ने किसानों को फोर्स करा, किधर के किसानों को? नॉर्थन बंगाल के किसानों को। यूरोपियन प्लांटर्स ने नॉर्थन बंगाल के किसानों को फोर्स करा कि वो फूड क्रॉप्स ग्रो करना रोक दे, फूड क्रॉप्स ग्रो ना करे, फूड क्रॉप्स के जगह पे वो इंडिगो ग्रो करे। इंडिगो वाज इन हाई डिमांड इन यूरोप, क्यों? क्योंकि इंडिगो का यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। प्लांटर्स एंड ट्रेडर्स एंड ह्यूज प्रॉफिट, इससे प्लांटर्स और ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था।
बट पीजेंट्स वेयर पेड वेरी लिटल, बट लेकिन देखा जाए तो किसानों को इसके लिए बहुत कम पे किया जाता था। एंड गॉट ट्रैप्ड इन डेप्ट, जिसके कारण ये जो किसान लोग थे ये लोग कर्ज में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। वेन पीजेंट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, जब पीजेंट्स लोग, अगर कोई पीजेंट कोई किसान ऐसा था जो कि इंडिगो ग्रो करने से मना कर देता, तो दे फेस्ड इम्प्रिजमेंट, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता, कैद कर लिया जाता, टॉर्चर किया जाता, या फिर उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कर लिया जाता, मतलब प्रॉपर्टी, उनका जो प्रॉपर्टी था, जो ज़मीनें वगैरह थी, उनसे छीन लिया जाता। द अपराइजिंग वाज मोस्टली अगेंस्ट द प्लांटर्स, ये जो अपराइजिंग थी ये ज़्यादातर देखा जाए तो प्लांटर्स के खिलाफ ही थी। प्लांटर्स हायर मशीनरीज टू अटैक द पीजेंट, क्योंकि जो प्लांटर्स थे इन लोगों ने मशीनरीज हायर करा था पीजेंट्स यानी किसानों के ऊपर अटैक करने के लिए। अब आगे यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। दिया गया है ब्रिटिश कॉल्ड इट द सिपोई म्यूटिनी। देखो द ग्रेट रिबेलियन को सिपोई म्यूटिनी भी बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन को सिपोई म्यूटिनी भी बोला जाता है, और ब्रिटिश लोगों ने ही इस द ग्रेट रिबेलियन का नाम दिया था सिपोई म्यूटिनी, ठीक है ना। सिपोइज के बारे में पीछे भी मैंने बताया था, कौन थे। सिपोइज वेर इंडियन सोल्जर्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन सोल्जर्स थे ये सिपोइज। ऑफिसर्स मोस्टली ब्रिटिश, इसमें ज़्यादातर जो ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हिस्टोरियंस कॉल्ड इट द ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857। इंडिपेंडेंस के बाद जो हिस्टोरियंस थे इन लोगों ने द ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857 ये नाम दिया, ठीक है। सिपोई म्यूटिनी का ही नाम पड़ा ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस के बाद। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है व्हीलोर म्यूटिनी रिवॉल्ट। अब व्हीलोर जो है एक जगह का नाम है, या फिर आप इसको एक रिवॉल्ट भी बोल सकते हो। व्हीलोर म्यूटिनी बोल सकते हो या फिर व्हीलोर रिवॉल्ट बोल सकते हो, ठीक है। ये एक जगह थी जहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, इट वाज ए स्मॉल रिवॉल्ट, ये एक छोटा सा रिवॉल्ट था। दैट टुक प्लेस इन 1806, जो कि 1806 में ये रिवॉल्ट हुआ था व्हीलोर में, ठीक है। वेयर इंडियन सिपोइज रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, जहाँ पर जो इंडियन सिपोइज थे इन लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में विद्रोह शुरू करा था। अब सवाल आ गया कि ये क्यों शुरू करा विद्रोह। ये जो वेलोर में जो भी ये रिवेलियन शुरू हुआ, जो विद्रोह शुरू हुआ सिपोइज के ने ब्रिटिश के खिलाफ जो भी यहाँ पर विद्रोह शुरू करा, क्यों शुरू करा। बिकॉज ब्रिटिश वेयर नॉट अलाउड टू सिपोइज टू पुट रिलीजियस मार्क्स ऑन देयर फॉरहेड्स, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे इन लोगों ने ये सिपोइज को अलाउ नहीं किया कि जो भी रिलीजियस मार्क्स है वो अपने माथे पे वो लगाए, पहला। दूसरा कि दे वेयर फोर्स टू सेव देयर बियर्ड्स, अपने दाढ़ी को छील कर रखे, हमेशा सेव करके रखे, इसके लिए फोर्स करा गया, ओके। आगे है द सिपोइज कैप्चर्ड व्हीलोर फोर्ट एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स। तो इन वजहों से जो सिपोइज लोग थे इन लोगों ने व्हीलोर फोर्ट को कैप्चर कर लिया और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स और ट्रूप्स को मार दिया। एंड इसके बाद जो ब्रिटिश होती है, अब ब्रिटिश तो चुप बैठेगी नहीं, तो बाद में ब्रिटिश क्या करती है, इस रिवॉल्ट को पूरी तरह से क्रश कर देती है और बहुत सारे सिपोइज को, लगभग हंड्रेड्स ऑफ सिपोइज को मार देती है। आगे दिया गया है बाई 1857 फ्रस्ट्रेशन हैड ग्रोन। 1857 तक ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सवाल आ गया क्यों भैया, क्यों बढ़ जाती है फ्रस्ट्रेशन, और क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि ये रूमर्स फैल जाता है कि राइफल कार्टिरेजेज में, ठीक है, ये रूमर्स फैल जाता है, ये अफवाह फैल जाता है कि राइफल कार्टिजेज में वेयर ग्रीस्ड विथ काउ एंड पिग फैट, राइफल कार्टिजेज में किसका यूज़ करा जाता है, काव और पिग फैट का, ठीक है, ऐसा अफवाह फैल गया। विच हर्ट हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस बिलीव्स, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट हुआ, ठीक है ना। एट बैरकपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, सिपोई मंगल पांडे अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। बैरकपुर में क्या होता है कि मंगल पांडे जो कि सिपोई थे, एक सिपोई थे, इसने क्या करा, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक करा। हिज एग्जीक्यूशन फर्दर इंक्रीज्ड एंगर, बाद में जब मंगल पांडे को ब्रिटिशर्स लोगों ने मार दिया तो इससे जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो बढ़ गया। तो रिजल्ट ये निकला, गुस्साए हुए लोगों ने क्या किया, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है,
सम सिपोइज किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, कुछ सिपोइज ने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा। एंड मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली, और दिल्ली में की ओर अपना मार्च करा। दे डिक्लेयर्ड मुगल अंपायर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर्स, और इन लोगों ने मुगल अंपायर का जो लीडर है ये बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर करा। ठीक है, मुगल अंपायर का लीडर बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर करा। आगे है द सिपोइज कैप्चर्ड इम्पॉर्टेंट सिटीज, साथ ही जो सिपोइज लोग थे इन लोगों ने इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पर कैप्चर्ड करा, लाइक कानपुर, लखनऊ, झांसी। कानपुर में क्या होता है, रिबेल फोर्सेज अंडर नाना साहिब इनिशियली प्रॉमिस्ड से पैसेज टू ब्रिटिश सिविलियंस। कानपुर में घटना होती है जिसमें जो रिबेल फोर्सेज होते हैं नाना साहिब के अंडर में, शुरुआत में वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो ब्रिटिश सिविलियंस को सेफ पैसेज देंगे, बट देन किल्ड ओवर 200 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन बाद में इन्होंने 200 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को मार दिया। तो ब्रिटिश कुछ तो इसका रिस्पॉन्ड करेगी, तो ब्रिटिश ने कैसा इसका रिस्पॉन्ड करा, क्योंकि ब्रिटिश सिविलियंस को मार दिया, तो ब्रिटिश सिविलियंस को मारेगा तो ब्रिटिश कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगी ना। कैसा रिस्पॉन्ड करा ब्रिटिश लोगों ने, तो ब्रिटिश रिस्पॉन्स वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ब्रूटल। जो ब्रिटिश थे ये इसका जो रिस्पॉन्स करी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ब्रूटल तरीके से करी। इन सितंबर 1857 में द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड दिल्ली, सबसे पहले तो ब्रिटिश ने दिल्ली के ऊपर दोबारा से कैप्चर्ड करा। एंड कैरिड आउट हाउस टू हाउस अटैक्स, और घर घर जाकर अटैक करा और सिपोइज को ये मारने लगे। चाहे सिपोइज हो गए, उसका सिपोइज के अगर कोई सपोर्टर्स होते, कोई रिबेल्स होता, या फिर उनके सिपोइज की जो फैमिली थी, ब्रिटिश घर घर जाकर इनको मारने लगे। ये कॉम्पैक्ट काफ़ी लंबा चला। ब्रिटिश लोगों ने गाँवों को जलाया, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, और बहुत सारे लोग इसमें क्या हुआ, मारे गए, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई द ग्रेट रिवेलियन फेल्ड। ये जो ग्रेट रिवेलियन हुई थी ये फेल हो जाती है, क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि द ग्रेट रिवेलियन फेल्ड द सिपोइज डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड कमांड और कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी। क्योंकि सिपोए के पास ना एक यूनिफाइड कमांड और कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी नहीं थी। हालांकि इसके कुछ हीरोइक लीडर्स थे, ठीक है ना, हीरोइक लीडर्स के अलावे इनके पास और कोई भी यूनिफाइड कमांड या फिर कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी नहीं थी, इसलिए रिवेलियन फेल हो जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी गई है, याद रखना कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश क्राउन होती है, ब्रिटिश क्राउन, याद रखना ये जो ब्रिटिश क्राउन होती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये कंट्रोल कर रही थी। तो इससे जो डायरेक्ट कंट्रोल है ना ये ब्रिटिश क्राउन ले लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट कंट्रोल अब ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाती है, और यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। आगे एक टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक आपका दिया गया है, द लेगेसी ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म इन इंडिया। दिया गया है कि द ब्रिटिश स्टोल थाउजेंड्स ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। जो ब्रिटिश लोग थे इन लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को चुराया, जैसे कि स्टैचूज़ वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह, ज्वेल्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब इंडिया से चुराकर ये लोग यूरोप भेज दिए। दिस काउज्ड अ कल्चरल लॉस, इसके कारण कल्चरल लॉस हुआ। एंड वायोलेटेड इंडियाज़ हेरिटेज, और इंडिया की हेरिटेज वायोलेट हुई। बट इट ऑल्सो इंक्रीज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन आर्ट इन यूरोप। लेकिन क्या होता है, यूरोप में इंडियन आर्ट की एप्रिसिएशन भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। इवन टुडे, आज भी अगर देखा जाए तो इस बात को लेकर डिबेट्स या फिर एफर्ट्स लगाया जाता है कि जो भी खजाना भारत में से चुराया गया था इसको वापस भारत लाया जाए। अब आगे हम यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। दो लोग के बारे में पढ़ेंगे, एक तो रानी लक्ष्मीबाई हो गया और दूसरा बेगम हजरत महल, अवध की जो बेगम हजरत महल थी इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ की रानी थी? झांसी की। तो वही यहाँ पर दिया हो गया है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी ब्रेवली फाउट टू सेव हर किंगडम फ्रॉम ब्रिटिश एनेक्सेशन। ब्रिटिश के एनेक्सेशन से लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से लड़ा और अपने किंगडम को बचाया।
आगे फिर दिया गया है सी वाज हेल्प बाई मराठा तात्या टोपे नाना साहेब से मिलिट्री एडवाइजर्स। इनका जो हेल्प है ये मराठा तात्या टोपे करते थे, जो कि नाना साहेब का मिलिट्री एडवाइजर्स था। रानी लक्ष्मीबाई एस्केप्ड फ्रॉम झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलती है एंड कैप्चर्ड ग्वालियर फोर्ट, और ये ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर करती है और वहाँ से जो भी खजाना या फिर विपॉन्स होता है वो वहाँ से निकाल लेती है। सी वॉज किल्ड ऑन 18 जून 1858। ये कब मर जाती है? 18 जून 1858 को ये मर जाती है बैटल फील्ड में, मतलब लड़ने के दौरान ही ये मर जाती है। अब ब्रिटिश ऑफिसर डिस्क्राइब्ड। अब एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। इनके ब्यूटी, क्लावरनेस, प्रिजर्वेरेंस और जनरसिटी को लेकर डिस्क्राइब करा कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई है कुछ ऐसी थी। मेकिंग हर द मोस्ट डेंजरस रिबल लीडर, और इनको मोस्ट डेंजरस रिबल भी कहा गया। अब यहाँ पर बेगम हजरत महल के बारे में दिया गया है, जो कि अवध की बेगम थी। दिया गया है बेगम हजरत महल रेसिस्टेड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर हर किंगडम। बेगम हजरत महल ने ये ब्रिटिश कंट्रोल को अपने किंगडम में आने से रोका। ठीक है। सी ज्वाइन द 1857 अपराइजिंग। बेगम हजरत महल 1857 अपराइजिंग को ज्वाइन करती है एंड लेड द डिफेंस ऑफ लखनऊ, और लखनऊ के डिफेंस का नेतृत्व करती है। सी रिफ्यूज्ड ब्रिटिश ऑफर ऑफ सेफ पैसेज इफ सी सरेंडर्ड एंड फ्लूड टू नेपाल। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि बेगम हजरत महल को ब्रिटिशर्स लोग एक ऑफ़र देते हैं कि अगर वो सरेंडर कर लेती है और नेपाल से भाग जाती है, चली जाती है, तो फिर ब्रिटिश जो है वो उसको सेफ पैसेज देगा। इस चीज़ को बेगम हजरत महल ठुकरा देती है। इन नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया अनाउंस्ड दैट, क्वीन विक्टोरिया जो है वो अनाउंस करती है कि द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया हैड इंडेड, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूल है वो भारत में ख़त्म हो गई, ऐसा वो अनाउंस करती है क्वीन विक्टोरिया। ठीक है ना। सी प्रोमिस्ड दैट द ब्रिटिश वुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। वो प्रॉमिस करती है कि अब जो ब्रिटिश है वो रिलीजियस मैटर्स पर अब इंटरफेयर नहीं करेगी, एंड दैट मोर इंडियंस वुड बी इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में अब ज़्यादा इंडियंस को शामिल करा जाएगा। तो क्वीन विक्टोरिया जब कुछ ऐसा अनाउंस करती है तो बेगम हजरत एक काउंटर प्रोक्लेमेशन इश्यू करती है, जिसमें वो इंडियंस को वार्न करती है कि ब्रिटिश के प्रोमिसेस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। उन्होंने कहा, सी सेड दैट द इंग्लिश नेवर फॉरगिव अ फॉल्ट ग्रेट और स्मॉल। जो ब्रिटिश है, जो इंग्लिश लोग हैं, ये लोग कभी भी किसी फॉल्ट को माफ़ नहीं करते, चाहे वो गलती जो है वो छोटी हो या फिर बड़ी हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि वाई वेयर यूरोपियंस एंड अदर स्कॉलर्स रीड इंडियन टेक्स्ट। जो भी इंडियन टेक्स्ट वगैरह थे ये यूरोपियंस और अदर कुछ स्कॉलर्स ने क्यों पढ़े? दिया गया आंसर, द ब्रिटिश लर्न संस्कृत। ब्रिटिश लोगों ने संस्कृत सीखा एंड पब्लिश्ड सम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। और सबसे पहले इन लोगों ने संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट करा यूरोपियन लैंग्वेजेज में। और यही चीज़ जो है जो फ्रेंच, जर्मन्स और कुछ अदर स्कॉलर्स थे, यही चीज़ इन लोगों ने भी फॉलो करा। सम स्कॉलर्स वेयर जेन्युइन एडमायर्स ऑफ इंडियन कल्चर। कुछ स्कॉलर्स तो इंडियन कल्चर के जेन्युइन एडमायरर्स थे। वाइल अदर्स थॉट दैट बाई स्टडिंग इंडियन टेक्स्ट, कुछ अदर जो भी स्कॉलर्स थे वो ऐसा सोचते थे कि अगर वो इंडियन टेक्स्ट को पढ़ लेते तो इट वुड बी ईजियर टू शो द सुपरियरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो उनका सोचना था कि अगर हम इंडियन टेक्स्ट को पढ़ लेंगे तो हम फिर क्रिश्चियनिटी की सुपरियरिटी को हम ईजी से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी गई है, याद रखना कि जो जॉर्ज हैगल था वो इस स्प्रेड को डिस्कवरी ऑफ अ न्यू कॉन्टिनेंट कह के बुलाया। एंड लास्ट पॉइंट दिया गया है कि इंडियन टेक्स्ट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। ये जो इंडियन टेक्स्ट थी ये एक बड़ा इम्पैक्ट लाता है यूरोपियन फिलोसफर्स, राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट और कुछ स्टेट्समैन्स के ऊपर। तो बस ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पूरे चैप्टर का मैंने आपको यहाँ पर नोट्स दे दिया, आपको अच्छे से समझा भी दिया। एनसीईआरटी बुक से भी हमने पिछले वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन समझा दिया। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। बाकी इसका एमसीक्यूज़ या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आगे मैं आपको करवाऊंगा। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। थैंक यू, बाय बाय।